हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोग्नोसी का टॉप 20 सीरीज चल रहा है। इसमें हम लोग पार्ट 12 अभी पढ़ने वाले हैं एंड पार्ट 12 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लेंगे टॉप 20 सीरीज का। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका कहने वाला है, क्या कह रहा है? गिव द बायोलॉजिकल सोर्स एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कॉटन एंड सिल्क। यानी कॉटन और सिल्क का बायोलॉजिकल सोर्स बताइए और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे बनता है ये कॉटन फाइबर और सिल्क फाइबर, है ना। तो इसको हम लोगों को पढ़ना है। तो थोड़ा सा आप सभी लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो वन बाय वन मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग कॉटन की बात करते हैं। क्या होता है कॉटन भाई? तो कॉटन को हम लोग हिंदी में कहते हैं कपास। क्या कहते हैं? कपास। बायोलॉजिकल सोर्स मतलब होता है जैविक स्रोत, यानी वो किस प्लांट से प्राप्त होता है। तो कॉटन कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल ट्राइकोम्स ऑफ द सीड्स ऑफ गॉसिपियम हर्ब्यूशियम एंड गॉसिपियम हर्स्यूटियम। यानी प्लांट का नाम है गॉसिपियम हर्ब्यूसियम एंड फिर प्लांट का नाम है गॉसिपियम हर्स्यूटियम। इस प्लांट के सीड्स के एपिडर्मल ट्राइकोम से प्राप्त होता है। यानी ये जो आपके सीड होते हैं, इस तरीके से जो एपिडर्मल ट्राइकोम्स बनते हैं, ये होता है कपास, है ना। तो कॉटन कंसिस्ट ऑफ द एपिडर्मल ट्राइकोम्स ऑफ द सीड्स ऑफ गॉसिपियम हर्ब्यूसियम। प्लांट का नाम है गॉसिपियम हर्ब्यूसियम या तो गॉसिटियम हर्स्यूटियम। यानी एक ही प्लांट है गॉसिपियम, बायोलॉजिकल नाम है उसका, साइंटिफिक नेम है। उसके अलग अलग स्पीसीज हैं, जैसे गॉसिपियम हर्ब्यूसियम और गॉसिपियम हर्स्यूटियम। उस प्लांट के सीड्स के एपिडर्मल ट्राइकोम से प्राप्त होता है। और ये है उसका, देखो ये सीड्स के एपिडर्मल ट्राइकोम्स आपको दिख रहा है ना, वाइट वाइट। हाँ जी, यही है। तो वही बोल रहा है कपास गॉसिपियम हर्ब्यूसियम और गॉसिपियम हर्स्यूटियम के बीजों के एपिडर्मल ट्राइकोम से प्राप्त होता है। प्रिपरेशन क्या है सर? कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है कॉटन को? तो कॉटन को प्रिपेयर करने का तरीका है, सीड्स आर कवर्ड विथ हेयर कॉल्ड बॉल्स। ये जो सीड्स हैं यानी कॉटन सीड्स हैं, इसके अंदर काफ़ी सारे हेयर से कवर्ड होता है, जिसको हम लोग कॉटन बॉल्स कहते हैं। बीज बालों से ढके होते हैं, जिन्हें बॉल्स कहा जाता है। राइप बॉल्स आर कलेक्टेड। जो भी राइप बॉल्स हैं उसको कलेक्ट किया जाता है। ड्राइड एंड गिंड टू सेपरेट फाइबर्स। यानी आप समझना बात को, यहाँ क्या करते हैं, जो भी सीड्स हैं वो कवर्ड होते हैं हेयर बॉल्स के साथ। यहाँ पे जो भी राइप बॉल्स होते हैं, पके हुए बॉल्स होते हैं, उनको कलेक्ट किया जाता है, ड्राई किया जाता है एंड फिर उनको सेपरेट किया जाता है फाइबर्स के साथ। यानी पके हुए बॉल्स जितने भी होते हैं उनको इकट्ठा करके सुखाया जाता है। जो भी कॉटन बॉल्स हैं, जो भी पके हुए हैं, उनको इकट्ठा करके सुखाया जाता है और जिनिंग द्वारा रेसे अलग किए जाते हैं। यानी एक प्रोसेस है गाइंडिंग। गाइंडिंग प्रोसेस मतलब होता है उसमें से रेसा अलग करना, है ना। तो गाइंडिंग प्रोसेस द्वारा उसमें से सेपरेट करते हैं फाइबर्स को। जितने भी शॉर्ट फाइबर्स होते हैं, शॉर्ट फाइबर्स यानी लिंटर्स एंड लॉन्ग फाइबर्स आर सेपरेटेड। यानी छोटे फाइबर्स को लिंटर्स का नाम से जाना जाता है और लंबे फाइबर्स को लॉन्ग फाइबर्स के नाम से जाना जाता है। तो इस दोनों को अलग अलग किया जाता है। एंड याद रखना, लिंटर्स आर यूज्ड फॉर एब्जॉर्बेंट कॉटन, लॉन्ग फाइबर फॉर क्लॉथ। यानी लिंटर लिंटर जो है शोषक कपास के लिए और लंबे रेसे कपड़ा बनाने के लिए उपयोग में होते हैं। यानी ये जो लिंटर्स हैं वो एज एब्जॉर्बेंट कॉटन के लिए इस्तेमाल होता है और लॉन्ग फाइबर्स फॉर द क्लॉथ, यानी कपड़ों के लंबे लंबे फाइबर्स के लिए इस्तेमाल होता है लॉन्ग फाइबर्स, ठीक है। हाँ, यानी जो कॉटन आप देखते होगे घाव घोष साफ करने के लिए वगैरह क्लियर के लिए यूज़ होता है हॉस्पिटल में, वो लिंटर्स होते हैं। उससे कपड़े नहीं बनते हैं, वो कॉटन का छोटा छोटा फाइबर होता है और जो लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं उनसे कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जो भी रॉ कॉटन होता है उसमें इम्प्योरिटीज़ भरे होते हैं, जैसे वैक्स, फैट और कलरिंग मैटर्स भरे होते हैं। यानी कच्चे कपास में मोम, वसा, रंग जैसी अशुद्धियां होती है। यस, इट इज़ ट्रीटेड विथ डाइल्यूट सोडा सॉल्यूशन अंडर प्रेशर। यस, इसको ट्रीट किया जाता है डाइल्यूट सोडा सॉल्यूशन के साथ अंडर प्रेशर में, ठीक है। इसे पतले सोडा घोल में दबाव के साथ उपचारित किया जाता है। फिर देन वाश्ड, उसको वॉश किया जाता है, फिर उसको ब्लीच किया जाता है, ड्राई किया जाता है, देन फिर उसको सीड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूँ कॉटन के बारे में। कॉटन किससे बना हुआ है? तो कॉटन है जो इट इज़ कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल ट्राइकोम्स ऑफ द सीड्स ऑफ गॉसिपियम हर्ब्यूशियम एंड गॉसिपियम हर्स्यूटियम। यानी प्लांट का नाम है गॉसिपियम हर्ब्यूशियम एंड गॉसिपियम हर्स्यूटियम।
उसके एपिडर्मल ट्राइकोम से, उसके सीड्स के एपिडर्मल ट्राइकोम से प्राप्त होता है। एंड सीड्स कवर्ड हैं, कॉटन सीड्स आर कवर्ड विथ हेयर्स एंड कॉटन बॉल, जिसको हम लोग कॉटन बॉल्स कहते हैं। एंड जब ये राइप बॉल, पके हुए बॉल्स होते हैं, उसको कलेक्ट किया जाता है, ड्राई किया जाता है, एंड फिर उसकी गाइनिंग प्रोसेस होती है जिसमें से फाइबर्स को सेपरेट किया जाता है। ठीक है, जो शॉर्ट फाइबर्स हैं, जो छोटे छोटे फाइबर्स हैं, उनको लिंटर्स कहते हैं। एंड जो लॉन्ग फाइबर्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है। ठीक है, हाँ, जो ये लिंटर्स हैं यूज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन कॉटन, एब्जॉर्बेंट कॉटन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। एंड जो लॉन्ग हेयर्स हैं वो कपड़ों के लिए इस्तेमाल होता है, क्लॉथ के लिए। रॉ कॉटन कंटेन्स इम्प्योरिटीज़ लाइक वैक्स, फैट एंड कलरिंग मैटर, यानी रॉ कॉटन में आपके कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होते हैं, जैसे वैक्स जिसको मोम कहते हैं, फैट होता है, कुछ कलरिंग मैटर भी होता है। उसको पहले साफ़ करना होता है, तो साफ़ करने के लिए हम उसमें डाइल्यूट सोडा सॉल्यूशन लेते हैं और अंडर प्रेशर उसमें डालते हैं। ठीक है, इसे पतला सोडा घोल दबाव में उपचारित किया जाता है। देन वॉश, उसको वॉश किया जाता है, ब्लीच किया जाता है, फिर सुखाया जाता है, फिर उसको सीड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी फिर पहले तो उसको सोडा सॉल्यूशन में डाल के प्रेशर के साथ धोते हैं, मतलब डालते हैं, फिर उसके बाद धोया जाता है, ब्लीच किया जाता है, सुखाया जाता है और चादरों में बदल दिया जाता है, यानी कॉटन के सीड्स बना दिए जाते हैं। ठीक है, फाइनली पैक्ड एंड स्टरलाइज्ड बाय गामा रेडिएशन, यानी उसको पैक करके स्टरलाइज कर दिया जाता है गामा रेडिएशन से। अंत में पैक करके गामा विकिरण के द्वारा उसको निष्क्रमित कर दिया जाता है। ठीक है, ये था कॉटन। अब बारी आती है सिल्क की, रेशम, है ना। तो इट इज़ अ नेचुरल फाइबर, यस, ये भी एक नेचुरल फाइबर है, विच इज़ यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हाँ जी, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कपड़ों की इंडस्ट्री में, वस्त्र उद्योग में इस्तेमाल होता है। यानी यह एक प्राकृतिक रेशा है जिनका उपयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है। ठीक है, इसी का अदर नेम्स है मंटुआ, इसी को मंटुआ कहते हैं, पोंगी कहते हैं, समिट कहते हैं या सैंडल कहते हैं। नहीं, अन्य नाम है मंटुआ, यही सिल्क को पोंगी या समाइट या सैंडल। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून्स ऑफ बॉम्बिक्स मोरी, यानी बॉम्बिक्स मोरी नाम का एक कीड़ा होता है, उसी के कोकून्स से प्राप्त होता है। वो जो कोकून्स बनाता है ना, उसी के कोकून्स से प्राप्त होता है सिल्क। ठीक है, यानी यह बॉम्बिक्स मोरी के कोकून से प्राप्त होता है। फैमिली क्या है? बॉम्बीसीडे फैमिली से बिलोंग करता है। किस फैमिली से बिलोंग करता है? बॉम्बीसीडे। ठीक है, इसकी फैमिली क्या है? बॉम्बीसीडे फैमिली से बिलोंग करती है। प्रिपरेशन, कैसे इसकी प्रिपरेशन की जाती है? फर्स्ट कल्टीवेशन ऑफ सिल्कवर्म इज डन, यानी सिल्कवर्म जो भी रेशम की कीट होती है उसकी खेती की जाती है। सबसे पहले रेशम कीट को, अच्छा, रेशम के खेती को क्या कहते हैं, है ना? सिल्कवर्म के खेती को क्या कहते हैं? कल्टीवेशन ऑफ सिल्कवर्म सेरीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर कहलाता है, याद रखना, सेरीकल्चर कहलाता है, जिसमें सिल्कवर्म की खेती की जाती है। Eggs of silkworm warmed up for hatching in winter by spreading them over trays and chopped leaves of the mulberry trees are spread on the perforated paper। यानी कि सर्दियों में रेशम कीट के अंडों को ट्रे पर फैलाकर गर्म किया जाता है और सहतूत के पेड़ के कटी हुई पत्तियों छिद्रित कागज पर फैलाई जाती है। कीड़े पत्तियां खाने के लिए छेदे से ऊपर चढ़ते हैं, कुछ इस तरीके से। देखो, ये आपका कीड़ा है। सबसे पहले इसको करना क्या होता है कि जो इसके कल्टीवेशन करते हैं, तो जो भी सिल्क वर्म के एग होते हैं, अंडे होते हैं, उनको वार्म अप किया जाता है ताकि उनकी हैचिंग हो सके। हैचिंग मतलब है अंडा फटना, है ना। जैसे कि हैचिंग मतलब होता है जैसे अंडा से चूजा निकलता है ना, जस्ट लाइक दैट, यहाँ पे अंडे से सिल्क वर्म निकलेंगे। तो वही बात है, एग्स ऑफ सिल्कवर्म, उसको गर्म किया जाता है ताकि हैचिंग हो सके विंटर में। एंड स्प्रेडिंग दैम ओवर ट्रेज, उसको ट्रे के ऊपर, और चोप्ड लीव्स ऑफ द मलबरी ट्रीज, यानी जो सहतूत का पौधा होता है जिसको मलबरी ट्री कहते हैं, उसके पत्ते के जो उसमें छेद छेद किया हुआ पत्ता आता है ना, उसके लीव्स को रख दिया जाता है। एंड स्प्रेड ओवर द परफोरेटेड पेपर। देखो, ये आपके ये क्या कहते हैं, परफोरेटेड पेपर है, ठीक है, छेद छेद किया हुआ है पेपर में, और नीचे आपका ये है और ये लीफ है। तो क्या करते हैं, सॉरी, ये लीफ है, ऊपर में पत्ता है, नीचे सिल्कवर्म है। तो ये क्या करता है, परफोरेटेड पेपर को क्रॉस करके चोप्ड लीफ को खाने के लिए ऊपर चढ़ता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है, वर्म्स, जो भी वर्म्स हैं, क्लाइंब अप थ्रू होल्स टू ईट द लीव्स, यानी कि पत्तों को खाने के लिए वो जो कीड़े हैं वो ऊपर चढ़ते हैं। ठीक है, आफ्टर 35 डेज ऑफ हैचिंग, यानी 35 दिन के कीड़ा, मतलब क्या कहते हैं, आफ्टर 35 डेज ऑफ हैचिंग, जब हैचिंग हो जाती है और उसके 35 दिन के बाद
वर्म बिकम्स 10,000 टाइम्स हैवी देन बिफोर, यानी शुरुआत में बहुत छोटे छोटे होते हैं एंड वो 35 दिन में 10,000 गुना ज़्यादा वजन अपना बढ़ा लेते हैं। वर्म्स बिकम कैटरपिलर, अब वो वर्म्स कैटरपिलर में कन्वर्ट होता है। स्टार्ट्स द स्पाइनिंग, एंड वो स्पाइनिंग प्रोसेस शुरू करता है। एंड सिल्क वर्म बिल्ड्स इट्स कोकून टू सेटल डाउन इन इट, एंड उसके जो लार्वा निकलता है ना, उसी से वो कोकून्स बनाता है। ठीक है, हाँ। तो 35 दिन के बाद कीड़ा पहले से 10,000 गुना भारी हो जाता है, कैटरपिलर बन जाता है और कतई करके यानी कोकून्स बनाता है। देन थीन फिलामेंट्स, दीज थीन फिलामेंट्स, जो ये थी वाले पतले फिलामेंट्स होते हैं, कोटेड इन गमी सब्सटेंस नोन एज सेरिसिन, यानी ये पतले तंतु सेरिसिन नामक चिपचिपे पदार्थ से ढके होते हैं। यानी कि द अनवाइंडिंग ऑफ फिलामेंट्स इज नोन एज रीलिंग, इसको रीलिंग कहते हैं। तंतुओं के खोलने की प्रक्रिया रीलिंग कहते हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो ये इस तरीके से आपकी क्या होती है, फिलामेंट्स बन जाते हैं एंड फिर फिलामेंट्स वो आपकी रीलिंग करके उसको समेट के रख दिया जाता है। ये था आपका क्या, सिल्क का बनाने का तरीका। अब इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आपके सवाल हैं, आप उसको सवाल को करके देखिए कि यहाँ से थोड़ा बहुत कुछ MCQs बने हुए हैं, उनको करके देखिए। ठीक है, फिर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ विच प्लांट, किस प्लांट के सीड से हमें प्राप्त होता है कॉटन, बताओ। कॉटन हमें किस प्लांट के सीड से प्राप्त होता है? तो कॉटन हमें बॉम्बिक्स मोरी या गॉसिपियम स्पीसीज या फिर लीनम कहते हैं यूनिस्टेटिनम या तो क्रोकस स्पीसीज। तो कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ द गॉसिपियम स्पीसीज, गॉसिपियम हर्ब्यूशियम, गॉसिपियम हर्स्यूटियम अलग अलग होता है ना। हाँ, आंसर बी। नेक्स्ट है व्हाट आर द हेयर्स ऑन कॉटन सीड्स कॉल्ड, कॉटन सीड्स के ऊपर जो हेयर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? लिंटर्स, फाइबर्स, बॉल्स, ट्राइकोम्स। व्हाट आर द हेयर्स ऑन द कॉटन सीड्स? तो कॉटन सीड्स के ऊपर जो हेयर्स होते हैं, देखो मैंने बताया था कि ये देखो कॉटन सीड्स के ऊपर जो हेयर्स होते हैं, ये देखो आपके जो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं, लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, उसको सेपरेट किया जाता है। एंड जो आपके फाइबर्स होते हैं उनको कवर्ड विथ हेयर्स, सीड्स आर कवर्ड विथ हेयर्स कॉल्ड कॉटन बॉल्स, उनको कॉटन बॉल्स कहते हैं। जो हेयर्स होता है उसको कॉटन बॉल्स, बॉल है ना। हेयर ऑन कॉटन सीड, अगर कॉटन सीड्स के ऊपर हेयर्स लगे होते हैं तो उनको कॉटन बॉल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है विच ट्रीज है लीव्स आर फीड टू सिल्कवर्म ड्यूरिंग कल्टीवेशन, यानी रेशम के कीट के कल्टीवेशन के दौरान कौन सी पत्तियों का इस्तेमाल, किस वृक्ष के पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं? नीम का, गाभा का, बनियान का या मलबरी का? बताइए। विच ट्रीज लीव्स आर फीड टू सिल्कवर्म ड्यूरिंग कल्टीवेशन? तो आंसर हो जाएगा आपका वेरी गुड, यहाँ पे मलबरी, किसका इस्तेमाल होता है? मलबरी का इस्तेमाल होता है। करेक्ट। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अनवाइंडिंग सिल्क थ्रेड फ्रॉम कोकून कॉल्ड, है ना। वो प्रोसेस क्या कहलाता है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अनवाइंडिंग सिल्क थ्रेड फ्रॉम कोकून? कोकून से जो सिल्क वर्म के अनवाइंडिंग की जाती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो लास्ट में हमने पढ़ा था रीलिंग। अनवाइंडिंग ऑफ द फिलामेंट इज नोन एज रीलिंग, यानी कि जो फिलामेंट्स आपस में उलझे हुए होते हैं उसकी अनवाइंडिंग को हम लोग क्या कहते हैं? तो अनवाइंडिंग को रीलिंग प्रोसेस कहता है। रीलिंग नहीं, गाइनिंग वो हो गया, इसमें सेपरेट करना हेयर्स को, वो कॉटन में होता है, सिल्क में नहीं, वो कॉटन में होता है गाइनिंग। देखो गाइनिंग प्रोसेस क्या होता है, जो भी राइप बॉल से कलेक्ट ड्राइड एंड गाइनिंग की जाती है ताकि फाइबर्स को सेपरेट कर सकें। रीलिंग होता है सिल्क में। ठीक है, सिल्क के बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट है द गमी सब्सटेंस कोटिंग सिल्क फिलामेंट्स इज कॉल्ड, जो गमी सब्सटेंस हैं जो सिल्क के फिलामेंट के ऊपर कोटिंग की रहती है वो क्या कहलाती है? तो अभी देखो हमने बताया था गमी सब्सटेंस जो पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, है ना। हाँ, तो इसके अंदर जो गमी सब्सटेंस होते हैं ये आप अगर देखेंगे तो इसके अंदर जो गमी सब्सटेंस होते हैं उसको सेरिसीन कहते हैं। ये देखो सेरिसीन, सेरिसीन है ना, हमने बताया था। यस, तो यहाँ पे सेरिसीन होता है ये। अब क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग चलो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ओके चलो। सूचर्स एंड लाइगेचर्स वेरी इंपॉर्टेंट है। सूचर्स एंड लाइगेचर्स काफ़ी बार पूछा हुआ है कि सूचर्स एंड लाइगेचर्स में अंतर, टाँके और लाइगेचर में अंतर बताओ। अच्छा, जब भी कटता फटता है, अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा मेजर इंजरी हो जाती है तो वहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं? टाँका लगाते हैं, ताकि वो स्किन आपस में जुड़ जाए। और टाँका लगाने के लिए जिस धागे का इस्तेमाल किया था उसी को हम लोग सूचर्स या लाइगेचर्स बोलते हैं। अब दोनों में क्या अंतर है बताएंगे।
दे आर थ्रेड्स, ये एक्चुअली एक प्रकार के धागे होते हैं जो हेल्प इन रिपेयरिंग ऑफ लेसरेशन। लेसरेशन मतलब होता है कहीं पे भी कट फट गया, घाव हो गए, तो मतलब जख्म हो गया, तो उस जख्म को बंद करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दे विल हेल्प इन क्लोजिंग अप द वुंड्स, यानी वे धागे हैं जो घावों की मरम्मत और उन्हें बंद करने में मदद करते हैं। वैसे धागे को सूचर्स या लाइगेचर्स कहते हैं। सूचर्स और लाइगेचर्स में मुख्य अंतर क्या है, देखो। चलो, स्टेराइल थ्रेड्स एंड स्ट्रिंग्स स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर यूज इन सर्जरी, यानी जो भी स्टेराइल थ्रेड्स होते हैं, स्टेराइल थ्रेड मतलब ऐसे थ्रेड्स, ऐसे धागे जो बिल्कुल भी स्टेराइल हैं, यानी उसमें किसी प्रकार का कोई माइक्रोबियल कंटामिनेशन नहीं है, या फिर सिरिंज। स्ट्रिंग्स जो होते हैं उसी को कहते हैं, स्पेशली सर्जरी में इस्तेमाल होता है। सूचर्स यूज फॉर क्या कहते हैं, सीविंग और स्टिचिंग टुगेदर टिश्यूज लाइक स्किन, मसल्स, टेंडन एंड यूजिंग नेडल्स, यानी कि जो आपके स्किन, मसल्स, जो भी चीज़ों को कट के मतलब सिया जाता है वो इससे सिया जाता है, सूचर से। जबकि आपके लाइगेचर्स यूज टू टाई एंड कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स, जैसे वेन या आर्टरी, नो नीडल इज यूज्ड। याद रखना, अगर कोई आर्टरी में या फिर वेन को बांधना हो तो उसके लिए लाइगेचर्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो भी आपके स्किन, मसल्स, टिश्यूज़ को स्टिच करना है तब सूचर्स इस्तेमाल करेंगे। सूचर्स कब इस्तेमाल होता है, सीविंग एंड स्टिचिंग टुगेदर टिश्यूज लाइक स्किन, मसल्स, टेंडन बाय यूजिंग नेडल, और यहाँ नीडल का इस्तेमाल करते हैं। जबकि लाइगेचर क्या चीज़ के लिए यूज होता है, टाई एंड कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स, जैसे आर्टरी और वेन, और इसमें कोई नीडल यूज नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन का मतलब है कि सूचर्स और लाइगेचर्स के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखो। सूचर्स क्या है, लाइगेचर्स क्या है, दोनों एक प्रकार के धागे हैं जो खास करके घाव वगैरह को भरने में इस्तेमाल होते हैं, घाव को बंद करने में इस्तेमाल किया जाता है, सर्जरी वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। सूचर्स ऐसा धागा है जो स्किन, मसल, टेंडन, इन सब चीज़ों को स्टिच करने के लिए, सीने के लिए इस्तेमाल होता है बाय द नीडल। बट लाइगेचर्स से हम लोग सिर्फ ब्लड वेसल जैसे वेन या आर्टरी को क्या करते हैं, हम लोग टाई अप करते हैं, यानी बांधते हैं। कहीं पे सर्जरी के दौरान कोई ब्लड वेसल्स कट गया, उसको बांधने के लिए इस्तेमाल लाइगेचर का किया जाता है। नो नीडल इज यूज्ड, कोई नीडल यूज नहीं होता है। अब इसके टाइप्स होते हैं, जैसे पढ़ो। क्लासिफिकेशन में टाइप्स ऑफ एब्जॉर्बेबल सूचर, कुछ सूचर्स होते हैं, जैसे मान लो सर्जरी की जाती है, मान लो LSCS किया गया है, बच्चा नॉर्मली जो पेट काट के निकाला जाता है उसको LSCS सर्जरी कहते हैं। अब वहाँ पे जो अंदर में यूट्रस में चीरा लगाया तो यूट्रस को भी सीते हैं, फिर पेट वाली लेयर को सीते हैं। तो जो यूट्रस को सीते हैं वो जो धागा होता है वो एब्जॉर्बेबल सूचर होता है। ऐसा सूचर होता है जो कि आपके बॉडी में वो घाव बंद भी हो जाएगा और धीरे धीरे वो धागा अपने आप गल जाएगा, अपने आप गल जाएगा, वो एब्जॉर्बेबल सूचर से। जबकि ऊपर वाला घाव जो होता है, जो स्किन को सिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, अनएब्जॉर्बेबल सूचर से किया जाता है, जो कि वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, उसको बाद में टाँका काट के निकालना पड़ता है ना। हाँ, तो एब्जॉर्बेबल सूचर्स पहले पढ़ो, जिसमें आपके कैटगट आते हैं, विक्रील आते हैं, ये सब एब्जॉर्बेबल सूचर्स हैं। दिस इज एन एब्जॉर्बेबल सूचर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गट और इंटेस्टाइन ऑफ कैट और गॉट। ये एक प्रकार के एब्जॉर्बेबल सूचर्स हैं जो कि बकरी और जैसे कैट हो गया, नाम ही है कैट गट, या तो गॉट के, बकरी या क्या कहते हैं बिल्लियों के आंत से बनाया जाता है। दे हैव स्ट्रॉन्गेस्ट रिएक्शन इन द बॉडी। कैटगट या बिल्ली और बकरी की आंत से पर्याप्त अवशोषित टाँका है जो शरीर में इसकी प्रतिक्रिया अधिक होती है, थोड़ा सा ज़्यादा ये बॉडी में रिएक्शन शो करता है। विक्रील ज़्यादा अच्छा है, ये एक ब्रेडेड सूचर्स है। ब्रेडेड मतलब है कि थोड़ा सा वही एक प्रकार का टाँका है। ये भी हेल्पफुल इन क्लोजिंग हैंड्स एंड फेशियल लेसरेशन। कभी भी हैंड में, हाथ वगैरह में या फेशियल लेसरेशन हो तो विक्रील का इस्तेमाल किया जाता है। यानी यह लटदार, लटदार मतलब होता है ना इस तरीके से, जो वाइंडिंग, वाइंडिंग मतलब समझते हो, जैसे 2-3 धागा इस तरीके से वाइंडिंग है वैसे, एंड या हाथ और चेहरे के घाव को बंद करने में उपयोगी होता है। तो एब्जॉर्बेबल सूचर क्या है, जैसे कैटगट हो गया, बिक्रील हो गया, ये सब एब्जॉर्बेबल सूचर है, यानी इसमें बाद में टाँका कटाना नहीं पड़ेगा, ये धागा अपने आप गल जाएगा बॉडी के अंदर ही। अब नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, जो कि आपको बाहर से जो घाव वगैरह को सिलने के लिए यूज किया जाता है, ये एक्चुअली गलता नहीं है, ये गलता नहीं है, ये एब्जॉर्ब नहीं होता है, इसको बाद में टाँका कटवाना पड़ता है। जैसे वो सिल्क के सूचर्स हो सकते हैं, दे आर ब्रेडेड इन नेचर। ब्रेडेड मतलब है कि वो इस तरीके से, देखो ब्रेडेड मतलब होता है 2-3 धागा इस तरीके से रस्सी बना हुआ है। एंड नॉन एब्जॉर्बेबल, वेरी गुड, यानी रेशम की टाँके ये लटकदार और अवशोषित नहीं होते हैं। कॉटन सूचर्स दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ अप टू अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम तक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है। वैसे नाइलॉन सूचर्स होते हैं, ये भी ब्रेडेड, स्ट्रॉन्ग और वाटर रेजिस्टेंट होते हैं। नाइलॉन के
टाके होते हैं ये मजबूत और जलरोधी होते हैं, वाटर रेजिस्टेंट होता है। लेनिन सूचर्स, इट इज, है ना, वो ये ज़्यादातर अच्छा होता है, विक्रिल सूचर्स, ठीक है। बाकी कैटगट भी यूज़ होता है, सर्जरी में भी यूज़ होता है। क्या कहते हैं, लाइनिन, इट इज़ चीप एंड स्ट्रॉन्ग इन नेचर। मेटालिक सूचर्स दे आर वायर्स ऑफ सिल्वर या स्टेनलेस स्टील के वायर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई भी सूचर हो चाहे लाइगेचर हो, चूंकि ये थ्रेड है, स्टेराइल थ्रेड है जो कि सूचरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। मेनली आपको याद रखना है सूचर्स जो होते हैं, सूचर ही ज़्यादातर इंपॉर्टेंट यूज़ होता है क्योंकि वो स्किन, मसल्स, टिश्यूज, टेंडन्स उसको क्लोज करने के लिए यूज़ होता है, उसको सीने के लिए। जबकि ब्लड वेसल्स को, जैसे आर्टरी या वेन को टाइट करना है, बांधना है, तो उसका लाइगेचर का इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो सूचर हो या लाइगेचर हो, ये मस्ट बी एडिक्वेट स्ट्रेंथ, यानी अच्छा पर्याप्त ताकत, ऐसा नहीं कि बहुत कमजोर हो, थोड़ा मजबूत हो तभी तो सीने में बनेगा, तभी तो टिश्यूज को रोक के रखेगा। दे मस्ट बी स्टेराइल, ये निष्क्रिय होने चाहिए, निष्क्रिमित होने चाहिए, ठीक है। हाँ, नॉन इरिटेंट, जलन पैदा नहीं करने वाले होने चाहिए। हैव एडिक्वेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी इसमें पर्याप्त तन्य शक्ति होनी चाहिए। गुड हैंडलिंग, यानी हैंडलिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस करके दिखाओ। क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस करके दिखाओ। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सूचर्स एंड लाइगेचर्स? सूचर्स और लाइगेशन के, कोई बोला 25 क्वेश्चन बता दीजिए, 25 नंबर का क्वेश्चन बता। 25 नंबर के क्वेश्चन तो हो चुके हैं भाई, यहाँ तक बहुत जो पढ़ लेगा वो हो जाएगा। प्राइमरी फंक्शन ऑफ सूचर्स एंड लाइगेचर्स, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, कॉज इन्फेक्शन। लेकिन याद रखना, अगर सिर्फ 25 लिख के आओगे तो कभी पास नहीं हो पाओगे, क्योंकि जितना लिखोगे उतना नंबर नहीं मिलता। आपको मिनिमम 50 नंबर का लिख के आना होगा, तब जाके 25, 30, 35, 40 ऐसे आते हैं। बिहाफ ऑन दी, मतलब बेस करेगा कि आप, डिपेंड करेगा आपका राइटिंग कैसा है, स्किल कैसा है लिखने का। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सूचर्स एंड लाइगेचर्स? सूचर्स और लाइगेचर्स के प्राथमिक कार्य क्या हैं? तो सूचर्स और लाइगेचर्स के मुख्य कार्य जो होते हैं, बताओ। इन्फ्लेमेशन को कम करना? नहीं। क्योर इन्फेक्शन? नहीं। रिपेयर लेसरेशन एंड क्लोज वुंड्स? यस, जो भी जख्म है, घाव है, उसको क्लोज करना। आंसर सी। नेक्स्ट है, कैटगट इज एन एब्जॉर्बेबल सूचर ऑब्टेन्ड फ्रॉम? बताओ। ये क्या कहते हैं, जो कैटगट है ये एक एब्जॉर्बेबल सूचर है जो एब्जॉर्ब होता है, तो किससे प्राप्त होता है? काउ लीवर, सीप स्किन, ह्यूमन हेयर या इंटेस्टाइन ऑफ कैट एंड गोट? तो याद रखना, नाम ये कैट गट, यानी कैट के, बिल्लियों के आंत से प्राप्त होता है कैटगट। सिल्क सूचर्स आर क्लासिफाइड एज? सिल्क सूचर्स को क्लासिफाई किया गया, सिल्क वाला क्या है, एब्जॉर्बेबल या नॉन एब्जॉर्बेबल? एब्जॉर्बेबल नहीं, एब्जॉर्बेबल तो नहीं है। नॉन एब्जॉर्बेबल ब्रेडेड, नॉन एब्जॉर्बेबल मोनोफिलामेंट या फिर एब्जॉर्बेबल? तो नॉन एब्जॉर्बेबल और ब्रेडेड। मोनोफिलामेंट अगर सिंगल थ्रेड होता है, नहीं, ये ब्रेडेड होता है ना। हाँ। व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड इन मेटालिक सूचर्स? मेटालिक सूचर्स जो होते हैं, मेटल के सूचर्स होते हैं, ये भी एक प्रकार का नॉन एब्जॉर्बेबल धागा है। बताओ इसमें क्या? कॉपर, आयरन? नहीं। जिंक, लेड? नहीं। सिल्वर और स्टेनलेस स्टील? यस, सिल्वर या तो स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, या तो सिल्वर या तो स्टेनलेस स्टील, ठीक है। चलो, तो आज का ये कोग्नोसी का क्लास इतना ही है ना। एंड फिर अगली क्लास हम लोग थोड़ी देर में 2:45 PM पे हम लोग स्टार्ट कर लेंगे अपने HAP की क्लास को। ओके, बस आज के क्लास को इतना ही हम लोग करेंगे। थोड़ी देर बाद 10 मिनट के ब्रेक के बाद आपका HAP का क्लास हो जाएगा, तो सभी लोग ज्वाइन करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मिथिलेश सर ऑफिशियल से जुड़े रहिए एंड आप सभी लोग इंपॉर्टेंट अपडेट पाते रहिए। थोड़ा रिवीजन मैं कराना चाहूँगा, सुनना ध्यान से। मैंने कॉटन और सिल्क पढ़ाया सबसे पहले। आज के क्लास के क्वेश्चंस थे, छोटे छोटे क्वेश्चंस थे कॉटन और सिल्क के प्रिपरेशंस, ठीक है। कॉटन के बारे में मैंने बताया, आप लोग भी पढ़ चुके हो, मेरे साथ रिवीजन करो। कॉटन एपिडर्मल ट्राइकोम्स, जैसे प्लांट का नाम है गॉसिपियम हर्ब्यूसियम या गॉसिपियम हर्सूटियम, के सीड्स के एपिडर्मल ट्राइकोम से प्राप्त होता है। इसके प्रिपरेशन आ सकते हैं एग्जाम में। जो भी सीड्स हैं जो उसमें हेयर्स लगे होते हैं वो कवर्ड होता है, तो ओवरऑल कॉटन बॉल्स कहलाता है। एंड इस बॉल्स, जो पके हुए बॉल हैं, उसको कलेक्ट किया जाता है, सुखाया जाता है, एंड फिर उसकी गाइनिंग प्रोसेस होती है। एंड उसमें गाइनिंग मतलब होता है कि जो भी फाइबर्स हैं उसको सेपरेट किया जाता है। जो शॉर्ट फाइबर्स हैं उसको लिंटर्स बोलते हैं, और जो लॉन्ग फाइबर्स हैं उसको भी सेपरेट करते हैं। शॉर्ट फाइबर्स यानी लिंटर्स से हम लोग एब्जॉर्बेंट कॉटन यूज़ करते हैं, जो कि आपके हॉस्पिटल वगैरह में यूज़ होता है। एंड लॉन्ग फाइबर से कपड़े बना लेते हैं।
रॉ कॉटन जो भी होता है उसमें इम्प्योरिटीज़ होते हैं, जैसे वैक्स, फैट, कलरिंग मैटर होते हैं, ठीक है। उसको साफ करने के लिए डाइल्यूट सोडा सॉल्यूशन के साथ ट्रीट किया जाता है अंडर प्रेशर, एंड फिर उसको वॉश किया जाता है, ब्लीच्ड किया जाता है, ड्राई किया जाता है, एंड फिर उसको सीड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फाइनली पैक किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है बाय द गामा रेडिएशन, ठीक है। अगर मैं सिल्क की बात करूँ तो ये एक नेचुरल फाइबर है जो कि यूज़ होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। इसका नाम है मंटुआ, पोंगी, समिट या सैंडल्स। अगर इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करोगे तो ये कोकून्स ऑफ द बॉम्बिक्स मोरी, यानी हमें बॉम्बिक्स मोरी नाम के कीड़े होते हैं उनके कोकून से प्राप्त होता है, एंड इसकी फैमिली है बॉम्बिसिडे। एंड इसकी कल्टीवेशन जो सबसे पहले इसका तैयारी कैसे होता है, तो सिल्क वार्म का कल्टीवेशन यानी रेशम के कीट का खेती करना पड़ता है, जिसको सेरीकल्चर कहते हैं। एंड जो भी सिल्क वर्म के एग होते हैं वो गर्म होकर के हैच होते हैं, एंड फिर ठंडी के दिनों में इन विंटर बाय स्प्रेडिंग दैम ओवर द ट्रेज, उसको एक ट्रे या चोप्ड लीव्स के ऊपर रख दिया जाता है, एंड नीचे परफोरेटेड पेपर रखा जाता है, ठीक है। वही परफोरेटेड पेपर को क्रॉस करते हुए, यानी कि वो क्या करता है, वर्म्स क्लाइंब करते हैं और खाने के लिए चढ़ते हैं लीव्स को, इसी लीव्स को खा कर ये जिंदा रहता है। याद रखना 35 दिन के बाद, ये जो हैचिंग के 35 दिन के बाद ये वर्म्स बहुत भारी हो जाता है, 10,000 गुना वजन ज़्यादा हो जाता है, एंड ये कैटरपिलर में कन्वर्ट होते हैं, एंड फिर ये कोकून्स बनाना शुरू करते हैं, कैसे, अपने सलाइवा से, एंड वहाँ से थिन फिलामेंट हमें प्राप्त होता है, जिसमें गमी सब्सटेंस, जो थिन फिलामेंट्स उसमें कुछ गमी सब्सटेंस है जिसका नाम होता है सेरिसिन, ठीक है। एंड फिर उसकी अनवाइंडिंग कर देते हैं फिलामेंट्स को, जिसको रीलिंग कहते हैं, एंड हमारा सिल्क तैयार हो जाता है। ये हो गया हमारा कॉटन और सिल्क। अब सूचर्स एंड लाइगेचर्स। गौरव कुमार कह रहे क्रैश कोर्स की बुक के पीडीएफ कहाँ से देखें, बताता हूँ। पहले ये सूचर्स एंड लाइगेचर्स पढ़ लो। देखो सूचर्स और लाइगेचर्स दोनों एक प्रकार का क्या है, थ्रेड है। थ्रेड मतलब होता है धागा, जो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, लेसरेशंस यानी घाव को रिपेयर करने के लिए, एंड घाव को क्लोज करने के लिए। अब जो सूचर्स है वो इस्तेमाल, इसमें ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है, सूचर्स जो है ये इस्तेमाल होते हैं स्किन, मसल और टेंडन को स्टिच करने के लिए, जबकि लाइगेचर्स ब्लड वेसल्स को, पूछेगा ब्लड वेसल्स को टाई अप करना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, सूचर या लाइगेचर, तो लाइगेचर। बाकी ज़्यादातर कॉमनली स्किन या मसल या टेंडन को जो क्लोज करना है, स्टिच करना है नीडल्स के माध्यम से, तो सूचर्स। बाकी लाइगेचर में नीडल का उपयोग नहीं होता है। एंड इसके अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे एब्जॉर्बेबल सूचर्स होते हैं, जैसे कैटगट, विक्रिल। कैटगट हमें बिल्ली या फिर बकरी के हाथ से प्राप्त होता है। विक्रिल ये भी एक ब्रेडेड सूचर है जो कि हाथ और फेशियल लेसरेशन को क्लोज करने के लिए इस्तेमाल होता है। नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स में अलग अलग हैं, सिल्क सूचर, कॉटन सूचर, नाइलॉन सूचर, लेनिन सूचर, मेटालिक सूचर्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। हाँ, और ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे उसमें अच्छा स्ट्रेंथ होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा, नॉन इरिटेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सीएं और इरिटेशन कॉज करे, और एडिक्वाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड उसकी हैंडलिंग अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ आपने कैटगट और सूचर्स, लाइगेचर, विक्रिल वगैरह सब कुछ देख लिया, ठीक है। चलो, आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, छोटा सा लेक्चर था, चीज़ें अच्छे से समझ में आई। अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।